हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू CN स्टडी मेथड। सो फ्रेंड्स, तो चलिए इस वीडियो में हम लोग लेसन 20 फॉग लेसन की पार्ट 2 एक्सरसाइज वीडियो कवर करेंगे। तो चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन फर्स्ट है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, इन प्रश्नों का उत्तर हम लोग देते हैं, आप लोग अच्छे से समझते जाइए। देखिए, ये क्वेश्चन है, आंसर है लेसन 20 फॉग धुंध का। फर्स्ट है, व्हाट डज आई रिफर टू इन द पोयम। पोयम में आई किसके लिए प्रयोग किया गया है? आंसर है, इन द पोयम आई रिफर्स टू द पोएट W.H. डेविस। तो पोयम में आई पोएट कवि के लिए W.H. डेविस कवि के लिए प्रयोग किया गया है। सेकेंड है, हाउ डज द पोएट्स आइज लुक लाइक इन द फॉग। पोएट कवि की आँखें फॉग धुंध में कैसी दिख रही है, कैसी दिखाई देती है? कवि की आँख पोएट्स आइस कवि की आँख फॉग धुंध में कैसी दिखाई देती है? हाउ डज कैसी दिखाई देती है? आंसर है, इन द फॉग पोएट्स आइस लुक लाइक हैवी बॉल्स ऑफ बर्निंग लीड्स। फॉग लेसन में फॉग धुंध में, ठीक है, धुंध में पोएट्स कवि की आंखें लुक लाइक हैवी बॉल्स, भारी गेंद, जलती हुई शीशे के भारी गेंद के समान दिखाई देती है। बर्निंग लीड, जलती हुए शीशे के भारी गेंद के समान, हैवी बॉल्स, भारी गेंद के समान, लाइक आइस लुक दिखाई देती है पोएट्स की आंखें। थर्ड है, वाई डिड द पोएट लॉस हिज जजमेंट एंड वाई। जो पोएट है, ठीक है, पोएट है, उसने अपनी जजमेंट, समझदारी, निर्णय की क्षमता वो खो क्यों दी है? वाई, क्यों खो दी है? आंसर है, द पोएट लॉस्ट हिज जजमेंट बिकॉज इट ग्रू सो ब्लैक दैट ही कुड नो प्लेस। जो पोएट हैं, उसने अपनी सारी समझदारी, निर्णय की क्षमता खो दी है, बिकॉज क्योंकि इट ग्रोव सो ब्लैक, बहुत घनी काली हो गई है। जो धुंध है, कोहरा है, वो बहुत घनी काली हो गया है। दैट ही कुड नो प्लेस, उसे पता नहीं चल रहा है स्थान के बारे में, वो स्थान को समझ या पहचान नहीं पा रहा है किसी भी स्थान को, इसलिए उसने अपनी ऑल जजमेंट खो दी है। वो क्यों खो दी है? क्योंकि उसे समझ में नहीं आ रहा है स्थान, प्लेस के बारे में। चौथा है, हु वाज द मैन हु पास्ड बाय द पोएट। जो पोएट है, पोएट कवि के पास से, कवि के करीब से कौन व्यक्ति गुजरा? जो गुजरा वो व्यक्ति कौन था? तो आंसर है, द मैन वाज अ ब्लाइंड मैन। द मैन वॉज ब्लाइंड मैन हु पास्ड बाय द पोएट। वो आदमी एक अंधा व्यक्ति था जो पोएट के करीब से, पोएट के पास से गुजरा। जो पोएट के पास से पास्ट गुजरा वो एक ब्लाइंड मैन था, एक अंधा आदमी था। पांचवा है, हाउ डिड द पोएट रीच होम। पोएट जो कवि था वो घर कैसे पहुंचा? हाउ डिड द पोएट रीच होम। कवि पोएट घर कैसे पहुंचा? हाउ डिड कैसे रीच पहुंचा? आंसर है, द पोएट रीच्ड होम। पोएट कवि घर पहुंचा, फॉलोव्ड पीछा करते करते, एंड लेड बाय द ब्लाइंड मैन, ब्लाइंड मैन के द्वारा, ब्लाइंड मैन के पीछे पीछे चलते हुए कवि जो है वो अपने घर पहुंचा। छठवा है, विच वर्ड इंडिकेट्स टू अस दैट द सेकंड मैन वाज ब्लाइंड। कौन सा शब्द इंडिकेट करता है, इंगित करता है हमें, कौन सा कि सेकंड मैन, दूसरा आदमी, वाज ब्लाइंड, दूसरा आदमी अंधा था? कौन सा वर्ड हमें बताता है कि दूसरा आदमी अंधा था? द वर्ड रैप्ड द स्टोन्स इंडिकेट्स अस दैट द सेकेंड मैन वॉज ब्लाइंड। वह शब्द रैप्ड, जो वो स्टोन, पत्थर से थोड़ा टकरा गया, यही इंडिकेट, इंगित करता है, हमें बताता है दैट
कि द सेकेंड मैन, दूसरा आदमी वाज ब्लाइंड, अंधा था, दूसरा आदमी अंधा था। यहाँ पर ये पूछा गया है कि कौन सा शब्द बताता है कि दूसरा आदमी अंधा था। तो इसमें जो देखने वाला आदमी था, जो कि उसे कोहरे में कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, जो अंधा आदमी था, उस अंधा आदमी उसे अपने पीछे पीछे पकड़ के हाथ चल रहा था और उसे घर पहुंचा रहा था। तो वही व्यक्ति, जो देखने वाला व्यक्ति यानी कि पोएट, लेखक है, वो अंधा होता है क्योंकि वो देखने वाला व्यक्ति होकर भी पत्थरों से थोड़ा टकरा जाता है, इसलिए दूसरे आदमी को अंधा कहा गया है। और सातवां है, व्हाट मैसेज डू यू गेट फ्रॉम द पोयम, पोयम से आपको क्या संदेश मिलता है, पोयम से आपको क्या संदेश मिलता है। आंसर है सेवरल टाइम्स फिजिकली हैंडीकेप्ड पर्सन प्रूव्स हिमसेल्फ बेटर देन द नॉर्मल person. Here blind people have used his skills and proves advantage over people with vision. तो हमें इस लेसन, इस पोयम से क्या संदेश मिलता है उसको यहाँ अनेक समय के बहुत सारे ऐसे टाइम आते हैं जिसमें जो शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्ति होते हैं, हैंडीकेप्ड पर्सन होते हैं, व्यक्ति होते हैं, वो ये सिद्ध करते हैं कि वो एक नॉर्मल सामान्य व्यक्ति से बेटर होते हैं, एक सामान्य व्यक्ति से बहुत एडवांटेज होते हैं, अच्छे होते हैं समझदारी में और सिचुएशन को समझने में अच्छे होते हैं एक नॉर्मल व्यक्ति से। हेयर द ब्लाइंड, यहाँ एक अंधा व्यक्ति हैव यूज्ड हिज स्किल्स, वह अपने क्षमताओं को का यूज़ करते हुए एक अंधा आदमी, एंड प्रूव एडवांटेज, और वह उस चीज़ को एडवांटेज को जो आगे एक देखने वाला नॉर्मल व्यक्ति, विजन देखने वाला व्यक्ति है, उस व्यक्ति से ज़्यादा अच्छा सिद्ध होता है। इस पोयम में ये बताया गया है कि शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्ति हमेशा उन्हें कुछ नहीं आता या उनके पास कोई स्किल नहीं होती है, ये समझना हर नॉर्मल व्यक्ति की सबसे बड़ी गलती होती है। यहाँ पर हमें कभी भी ये नहीं समझना चाहिए कि जो हैंडीकैप्ड व्यक्ति होते हैं उनके पास कुछ स्किल्स नहीं होती हैं। जैसा कि इस लेसन में बताया गया है कि जो अंधा व्यक्ति था वो देखने वाले व्यक्ति को उसके घर तक पहुंचाया, तो इसमें एक देखने वाले व्यक्ति से एक हैंडीकैप्ड व्यक्ति कितना ज़्यादा एडवांटेज था उस देखने वाले व्यक्ति से। इस लेसन में हमें यही बताया गया है कि इस संसार में स्थित सभी वस्तुओं का सम्मान करना चाहिए। हर व्यक्ति का अपना समय होता है काम आने के लिए, इसलिए किसी भी व्यक्ति, किसी भी वस्तु, किसी भी जीव जंतु या किसी भी स्थिति परिस्थिति का निरादर नहीं करनी चाहिए। आई होप फ्रेंड्स आपको इतना तक क्वेश्चन आंसर समझ में आया होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज। बी है ट्रू, राइट ट्रू और फॉल्स अगेंस्ट द गिवन स्टेटमेंट। जो ये स्टेटमेंट दिया गया है इसके सामने हमें ट्रू और फॉल्स बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है और कौन सा स्टेटमेंट गलत है। फर्स्ट है द मैन वाज एबल टू सी एवरीथिंग इन द फॉग। मैन वाज, जो मैन था, आदमी था, वो फॉग, धुंध में सब कुछ देख सकने की क्षमता था, उसके पास सब कुछ देख सकता था। क्या ये स्टेटमेंट सही है या गलत, ये उस व्यक्ति के लिए बोला गया है जो सेकंड पर्सन था, तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है, गलत है। दूसरा है इन फॉग, धुंध में, हिज आइज, उसकी आंखें, लुक्ड लाइक, दिख रही थी, बर्निंग लिड, जलती हुई शीशे के समान। तो इसमें जो पोएट की आंखें हैं वो जलती हुई शीशों के समान दिख रही थी, तो ये स्टेटमेंट सही है। तीसरा है हिज इमेजिन दैट द लैम्प्स लाइट एंड कार्स आर हेवेनली स्टार्स। उसने कल्पना की अपने आँखों में लैम्प्स, लाइट्स की, लैम्प्स दिए की प्रकाश, लाइट्स प्रकाश की, एंड कार्स कार की, और हेवेनली स्टार्स आकाशीय तारों की उसने इमेजिन किया, तो ये भी स्टेटमेंट सही है, ये स्टेटमेंट सही है। चौथा है द ब्लाइंड मैन हेल्प्ड हिम टू क्रॉस द रोड। एक आदमी हेल्प लेता है रोड को पार करने की, तो ये भी स्टेटमेंट सही है। पांचवा है द पोएट रीच्ड हिज होम सेफली। पोएट अपने घर सुरक्षित रूप से पहुंच गया, ये भी स्टेटमेंट सही है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। सी नंबर, राइट द स्टेंजा नंबर विच gives the following sense।
अब इसमें आपको ये बताना है कि कौन सी स्टेंजा, कौन से पद, कौन से पैराग्राफ, कितने नंबर के पैराग्राफ कि ये वाक्य दिए गए हैं। फर्स्ट है द पर्सन रीच्ड हिज होम सेफली विद द हेल्प ऑफ अ ब्लाइंड मैन। व्यक्ति सुरक्षित रूप से अपने घर पहुंच गया विद द हेल्प ऑफ अ ब्लाइंड मैन, एक अंधे आदमी की सहायता से। तो ये 6वें नंबर की पैराग्राफ में लिखा हुआ है, आप गिन लीजिएगा। 6वें नंबर के पैराग्राफ में लिखा हुआ है। फिर दूसरा है द मैन वाज हेल्पलेस। व्यक्ति हेल्पलेस मददहीन था। was not able to decide where he was। वह डिसीजन नहीं ले सक रहा था कि वह कहाँ था। हेल्पलेस था, उसको पता नहीं था कि वो कहाँ पर था। तो ये तीसरे नंबर की स्टेंजा में लिखा हुआ है। तीसरा है इट इज़ नॉट पॉसिबल टू सी एनीथिंग ड्यूरिंग फॉग। असंभव नहीं है टू सी एनीथिंग, किसी चीज़ को देखना, ड्यूरिंग फॉग, फॉग के दौरान किसी चीज़ को देखना असंभव नहीं है, संभव नहीं है। वो फॉग में, धुंध में, कोहरा में किसी भी चीज़ को देखना संभव नहीं है। ये स्टेटमेंट फर्स्ट स्टेंजा में कहे गए हैं। चौथा है ही इमेजिन्स द लाइट्स टू बी लाइक स्टार्स। वह इमेजिन कल्पना करता है जो लाइट्स प्रकाश है वो स्टार्स, तारों के समान है। तो ये स्टेंजा 4 में बताया गया है। पांचवा द पर्सन कंपेयर्स द आइस विद बर्निंग लीड। जो व्यक्ति है वो तुलना करता है आँखों की किससे, बर्निंग लीड, जलती हुई शीशों से तुलना करता है। तो ये स्टेटमेंट सेकंड स्टेंजा में लिखे हुए हैं, आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज। वोकेबुलरी है। फर्स्ट है कंप्लीट द वर्ड वेव। जो शब्दों के जाल है उसको हमें कंप्लीट करना है। सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं सिचुएशन व्हेन यू कफ। वो सिचुएशन को आप बताइए जब आप खांसते हैं, आपको खांसी आती है। आप उस सिचुएशन को बताइए जब आपको खांसी आती है। देखते हैं कौन कौन से सिचुएशन में। डस्ट, जब धूल आता है तब हमें खांसी आती है। फॉग, जब कोहरा आता है तब हमें खांसी आती है। रनिंग फास्ट, जब हम तेज़ दौड़ते हैं तब हमें खांसी आती है। इन ओल्ड एज, बूढ़ापा में खांसी आती है। इन डिसीज़, बीमारी में खांसी आती है। ड्रिंकिंग, पीते समय खांसी आती है। स्मोकिंग करते समय खांसी आती है। तो ये बहुत कुछ कुछ सिचुएशन दिए गए हैं जब हमें खांसी आती है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। बी नंबर है टू सीजन इन विच यू कैन सी फॉग। 2 सीजन, 2 मौसम के नाम बताइए जब आप फॉग, कोहरा, धुंध देखते हैं। तो इसमें से फर्स्ट सीजन है इन विंटर सीजन, ठंडी के समय में फॉग, कोहरा निकलता है। इन रेनी सीजन, बरसात के समय में फॉग, कोहरा निकलता है। सेकंड है गिव 3 राइमिंग वर्ड्स फॉर द वर्ड्स गिवन बिलो। हमें 3 राइमिंग वर्ड देना है। ठीक है, जो नीचे दिए गए शब्द है उसमें 3 राइमिंग वर्ड देना है। जैसे हेड, हेड मीन्स प्रमुख, सिर, लेड, लेड मीन्स नेतृत्व या शीशा। प्लेस, प्लेस मीन्स स्थान, स्पेस मीन्स भी स्थान टाइप का होता है। कार, कार मीन्स कार, वार मीन्स युद्ध। सैड, सैड मीन्स दुखी, ग्लैड मीन्स सुखी या खुश। ट्रेस, लोकेशन पता करना, ट्रेस करना। और ये ग्रेस, ग्रेस होता है। जार, जार, और ये स्टार, ये राइमिंग वर्ड हो गए। ठीक है, थर्ड है यूज द फॉलोइंग वर्ड्स इन सेंटेंसेस। निम्नलिखित सेंटेंसों में शब्दों की यूज कीजिए। डोंट यूज वर्ड्स इन आइसोलेशन गिवन सिचुएशन। दिए गए सिचुएशन में हमें डोंट यूज वर्ड्स इन आइसोलेशन। ठीक है, चलिए इन शब्दों का हम लोग मीनिंग जानते हैं और इसकी वाक्य संरचना कैसे किया गया है उसको जानते हैं। रैप, रैप मीन्स होता है लपेटना। ललित रैप्ड द वेस्ट पेपर एंड पुट इट इन द डस्टबिन। ललित क्या कर रहा है, जो वेस्ट खराब पेपर है उसको लपेट रहा है, लपेटता है। एंड पुट इन द डस्टबिन, और डस्टबिन में डाल देता है। दूसरा है लीड, लीड मीन्स होता है शीशा, आगे चलना। शीशा, लीड मीन्स लीडर होता है, नेतृत्व करता भी होता है। एक लीड मीन्स मेटल भी होता है, धातु भी होता है, शीशा जिसको बोलते हैं।
तो आंसर है द विंडो हैज़ फ्रेम्ड विद लिड, खिड़की शीशे से बनी हुई है, खिड़की का फ्रेम ढांचा शीशे से बनी हुई है। तीसरा है जजमेंट, जजमेंट निर्णय विचार, विक्रमादित्य वॉज फेमस फॉर हिज फेयर जजमेंट, विक्रमादित्य अपने निष्पक्ष न्याय के लिए फेमस थे, प्रसिद्ध थे, अपने निर्णय न्याय के लिए फेमस थे, प्रसिद्ध थे विक्रमादित्य। ठीक है, इतना समझ में आया। चलिए देखते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज। नेक्स्ट एक्सरसाइज है ग्रामर सेक्शन। योर टीचर ऑफन यूजेस सम सेंटेंसेस इन द क्लास, आपके टीचर अक्सर इन वाक्यों का प्रयोग करते हैं, सेंटेंस का प्रयोग करते हैं। हम भी थोड़ा देखते हैं। राइट योर नेम ऑन द बोर्ड, बोर्ड पर अपना नाम लिखिए। कम हियर, यहाँ आओ। ब्रिंग योर नोटबुक हियर, अपनी नोटबुक यहाँ लेके आओ। प्लीज़ गिव मी योर पेन, कृपया अपनी पेन देना। स्टैंड अप ऑन द बेंच, बेंच पर खड़े हो जाओ। प्लीज़ टेक योर सीट, प्लीज़ अपना स्थान ले लो। क्लीन द बोर्ड, बोर्ड साफ करो। कॉल हिम हियर, उसे यहाँ बुलाओ, उसे यहाँ बुलाओ। डोंट बी लेट, लेट मत होना। ऐसे वाक्यों को अक्सर आपके टीचर बोलते ही होंगे। इन वाक्यों को देखते हैं और किस प्रकार से बोला जा सकता है। ठीक है, इधर फर्स्ट राइट द सेंटेंसेस एज गिवन इन द एग्जाम्पल। जो ये सेंटेंस है, द टीचर सेड, टीचर ने कहा। राइट योर नेम ऑन द बोर्ड, अपना नाम बोर्ड पर लिखो, टीचर ने कहा। तो इस प्रकार हमें और सेंटेंस बनाना है, ऐसे सेंटेंस बनाना है। उसके बाद फिर सेकंड में रीराइट योर सेंटेंस अगेन टू एक्सप्लेन टू योर मदर एट होम व्हाट यू आर मेड टू डू, एन एग्जाम्पल इज गिवन बिलो। अब उसके बाद फिर इन्हीं सेंटेंसों को एक्सप्लेन करना है आपको, अपने मदर को घर में जाकर के समझाना है। जो सेंटेंस आपके टीचर आपसे बोलते हैं, उन्हीं सेंटेंस को आपको अपने मदर के पास जाके समझाना है, एक्सप्लेन करना है, उन्हें समझाना है, बताना है। एक एग्जाम्पल दिया गया है, नोट है द टीचर ऑर्डर्ड रिक्वेस्टेड मी टू राइट माई नेम ऑन माई बोर्ड। जो टीचर है वो ऑर्डर देती हैं, आदेश देती हैं, मुझे आदेश देती हैं कि मैं अपना नाम ब्लैक बोर्ड पर जा कर के लिखूं। देखिए फ्रेंड्स, ये ऐसे सेंटेंस है, इनको हम लोग नरेशन बोलते हैं। अब नरेशन में क्या होता है, जब हम प्रत्यक्ष रूप से होते हैं तब इस प्रकार के वाक्य बनते हैं। इस प्रकार के टीचर ने कहा राइट माई नेम, ये हम किसी दूसरे व्यक्ति के पास बता रहे हैं। अब इसी वाक्य को हम जाके किसी तीसरे के पास जाके बताएंगे। ये दो वाक्य में हुई घटना को हम तीसरे व्यक्ति को जाके बताएंगे, तब हम उसका थोड़ा रूप बदल के बताते हैं। जैसे तुरंत टीचर ने कहा, मैं अपने फ्रेंड को जैसे बता रही हूँ, टीचर ने कहा राइट योर नेम ऑन द बोर्ड, अपना नाम बोर्ड पर लिखो, टीचर ने कहा। लेकिन इसी वाक्य को जाकर के मैं अपने मदर को बताती हूँ, तो टीचर ऑर्डर या रिक्वेस्ट, दो प्रकार की चीज़ें करती है, ऑर्डर देती है या फिर रिक्वेस्ट कर। जैसे प्लीज़ गिव मी योर पेन, तो वो रिक्वेस्ट कर रही है, लेकिन राइट योर नेम ऑन द बोर्ड, तो ये ऑर्डर दे रही है। तो टीचर ने ऑर्डर दिया, आदेश दिया, मुझे, टीचर ने मुझे आदेश दिया टू राइट माई नेम, मेरा नाम लिखने को, ऑन द बोर्ड, बोर्ड पर मेरा नाम लिखने को आदेश दिया। तो इस प्रकार से ये वाक्य में कुछ परिवर्तन हो जाते हैं। इसकी बहुत डीप मीनिंग ग्रामर है जो आपको देखते हैं। यहाँ नोट कर लेते हैं कुछ। डायरेक्ट स्पीच हैज इम्परेटिव सेंटेंस, जो ये डायरेक्ट स्पीच में नहीं, इम्परेटिव सेंटेंस है जिसमें आदेशात्मक वाक्य दिए गए हैं। दूसरा, यूज टू बिफोर द वर्ब ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच, वर्ब के पहले हमें टू का प्रयोग करना है। चेंज सैड इनटू ऑर्डर्ड, जो सैड है उसको हमें ऑर्डर्ड या रिक्वेस्ट में बदलना है, इफ नेसेसरी, जो आवश्यक हो, यदि आवश्यक हो तो सैड की जगह में जो ये सैड है इसको हटा करके हमें ऑर्डर्ड या रिक्वेस्ट बदलना है। इसके बाद फिर मी का प्रयोग करने के बाद ये जो वर्ब है, एकदम इम्परेटिव सेंटेंस में सबसे पहले वर्ब ही आता है, उससे पहले हमें टू का प्रयोग करना है, टू का प्रयोग करना है, तब जाके हमारा ये सेंटेंस इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज हो जाएगा। चलिए अब इसको कैसे बनाए हैं उसको देखते हैं हम लोग। पहले डायरेक्ट
डायरेक्ट स्पीच देखते हैं। द टीचर सेड, टीचर ने कहा राइट योर नेम ऑन द बोर्ड, अपना नाम बोर्ड पर लिखो। दूसरा सेंटेंस द टीचर सेड, टीचर ने कहा कम हियर, यहाँ आओ। तीसरा सेंटेंस द टीचर सेड ब्रिंग योर नोटबुक हियर, टीचर ने कहा अपना नोटबुक कॉपी यहाँ लाओ। चौथा है द टीचर सेड, टीचर ने कहा प्लीज गिव मी योर पेन, कृपया अपना पेन मुझे दो, कृपया मुझे अपना पेन दो। फिर पांचवा द टीचर सेड स्टैंड अप ऑन द बेंच, टीचर ने कहा बेंच पर खड़े हो जाओ। 6 नंबर है द टीचर सेड, टीचर ने कहा प्लीज टेक योर सीट, कृपया अपनी सीट ले लो, बैठ जाओ। 7वां है द टीचर सेड, टीचर ने कहा कॉल हिम हियर, उसे यहाँ बुलाओ। 8वां है द टीचर सेड, टीचर ने कहा क्लीन द बोर्ड, बोर्ड साफ करो। 9th है द टीचर सेड डोंट बी लेट, टीचर ने कहा कि डोंट बी लेट, देर मत हो। अब ये इम्परेटिव सेंटेंस इन डायरेक्ट स्पीच में लिखा हुआ, अब इसको इनडायरेक्ट करते हैं, मतलब ये दो लोगों के बीच की बात है। अब इसी बात को कोई एक व्यक्ति तीसरे को जाके बताएगा, तब उसका स्वरूप ही बदल जाता है। और जो इधर के सेंटेंस है ये इम्परेटिव सेंटेंस है, जिसमें सबसे शुरुआत में मेन वर्ब ही दिया गया है, इसको आप ध्यान रखिएगा। चलिए देखते हैं इनडायरेक्ट स्पीच कैसे बना है इसका। इनडायरेक्ट स्पीच कैसे बना हुआ है, द टीचर ऑर्डर्ड, इसमें ऑर्डर दे रही है, चूँकि अपना नाम ब्लैक बोर्ड पर लिखो ऑर्डर दे रही है, तो द टीचर ऑर्डर मी, टीचर मुझे आदेश देती है टू राइट माई नेम ऑन द बोर्ड, मेरा नाम बोर्ड पर लिखने को, मेरा नाम बोर्ड पर लिखने को। टू राइट, देखिए राइट है, राइट के पहले टू लगा हुआ है, सेट को हटा दिया गया है, उसमें ऑर्डर्ड या रिक्वेस्ट का प्रयोग हुआ है। दूसरा है द टीचर ऑर्डर्ड मी, टीचर मुझे आदेश देती है टू कम हियर, यहाँ आओ। देखिए अब यहाँ पास टू का प्रयोग हुआ है, मेन वर्ब है, उससे पहले टू का प्रयोग किया गया, चूँकि ये इम्परेटिव वर्ब है, इम्परेटिव सेंटेंस है, आदेशात्मक वाक्य है। तीसरा है द टीचर टोल्ड मी टू ब्रिंग माई नोटबुक हियर, टीचर शिक्षक मुझसे कहती है, शिक्षक ने मुझसे कहा या बताया टू ब्रिंग माई नोटबुक, मेरा नोटबुक यहाँ लाने को कहा, मेरा नोटबुक यहाँ लाने को कहा। चौथा है द टीचर टोल्ड पोलाइटली, टीचर टोल्ड पोलाइटली मी, टीचर ने मुझसे विनम्रता से बताया, टीचर ने मुझे विनम्रता से बताया। काइंडली टू गिव हिम माई स्टूडेंट्स पेन, कि मेरे स्टूडेंट्स मुझे पेन दो, काइंडली विनम्रता से बताया। अब यहाँ पास रिक्वेस्ट नहीं, काइंडली विनम्रता से कहा कि मुझे पेन दो। नेक्स्ट द टीचर ऑर्डर्ड मी टू स्टैंड अप ऑन द बेंच, टीचर ने आदेश दिया, मुझे आदेश दिया टू स्टैंड अप ऑन द बेंच, बेंच पर खड़े हो जाओ। फिर छठवां द टीचर ऑर्डर्ड मी टू क्लीन द ब्लैक बोर्ड, टीचर ने मुझे आदेश दिया टू क्लीन द ब्लैक बोर्ड, ब्लैक बोर्ड को साफ कर दो। सातवां है द टीचर ऑर्डर्ड मी टू कॉल हिम हियर, टीचर ने मुझे आदेश दिया उसे बुलाने को। आठवां द टीचर ऑर्डर्ड मी नॉट टू बी लेट, टीचर ने मुझे आदेश दिया कि देर मत होना, देर मत करना, लेट मत होना। सो फ्रेंड्स, तो यही रही हमारे डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। देखिए इनडायरेक्ट स्पीच में कितना कुछ बदल जाता है और डायरेक्ट में कुछ नहीं बदलता है। तो इसकी जो डीप मीनिंग है आपको ग्रामर सेक्शन में समझ में आएगा। देखते हैं कब तक ग्रामर की वीडियो बनता है, तब तक आप इतना को ही समझिए। और चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट न्यू वीडियो में। फ्रेंड्स, आई होप आपको समझ में आया हो, प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट न्यू वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।